हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जेंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने HTML में काफ़ी सारे टैग्स देख लिए हैं और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे इंपॉर्टेंट टैग को देखने वाले हैं, दैट इज फॉर्म टैग। मैं इसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम ज़्यादातर जो वेबसाइट्स, डायनेमिक वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें यूज़र से डेटा लेना बहुत ही एक ज़रूरी प्रोसेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लॉगिन स्क्रीन बनानी है, कई साइट्स आपने देखी होंगी, जैसे फेसबुक है, आपको पहले लॉगिन करना है, उसके बाद फिर आप अंदर के पेजेस को देख पाते हैं। लॉगिन करना बहुत ज़रूरी एक रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम वेबसाइट्स में। तो लॉगिन क्या है? तो बेसिकली एक पेज है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने की जगह है और एक बटन है, लॉगिन बटन या सबमिट बटन, जिस पर आप करते हो क्लिक, जिससे कि आप लॉगिन कर पाते हो। तो बेसिकली ये जो पेज जिस पे आपने डिटेल्स फिल करी है, ये डिटेल ली जा रही है फॉर्म के जरिए। यानी HTML में एक टैग होता है फॉर्म, जिसकी मदद से आप डेटा यूजर से कलेक्ट कर। तो वैसे भी ये फॉर्म क्या होता है, आपने रियल वर्ल्ड में भी कहीं फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं मतलब कुछ डिटेल्स भर रहे हैं और डिटेल्स उसको दे दिया, वो डिटेल को प्रोसेस करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, कई बार आप किसी साइट पर रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं तो आप फॉर्म भर रहे होते हैं, रेलवे रिजर्वेशन कराना है तो आप एक फॉर्म भर रहे होते हैं, इनफैक्ट आप फेसबुक पे भी पोस्ट लिख रहे होते हैं तो वो एक फॉर्म ही है जो आप फिल कर रहे होते हैं। तो फॉर्म एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे हम यूजर का डेटा ले सकते हैं। तो कैसे यूज करना है इसको, आइए देखते हैं। ये पाइथन में जेंगो कोर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट कोई भी डायनेमिक वेबसाइट्स बनाएंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्म को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हमने बनाया एक फॉर्म टैग स्टार्ट और फॉर्म टैग क्लोज। यस, ये पेरेंट एलिमेंट के रूप में रहेगा और इसके अंदर होंगे कई सारे इनपुट एलिमेंट्स जिससे कि हम डेटा इनपुट ले पाएंगे। तो डेटा इनपुट लेने के लिए आपको कई तरह का, क्योंकि वैरायटी ऑफ डेटा है तो वैरायटी ऑफ आपके पास इनपुट एलिमेंट्स भी हैं, उनको हमें देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट टैग इसके अंदर होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग एक एम्प्टी टैग है, यानी इसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं है और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि इनपुट एलिमेंट किस तरह का डेटा इनपुट लेगा। जैसे मैंने अगर ले लिया टेक्स्ट, तो ये सिंपली टेक्स्ट डेटा इनपुट लेने के लिए है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ BR टैग। BR टैग आपने देखा है फॉर्मेटिंग टैग है, इससे क्या होता है, लाइन चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं एक और इनपुट टैग बना रहा हूँ, एक और इनपुट, बहुत सारे इनपुट टैग बना रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इनके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू अलग अलग रखने वाला हूँ, जिससे कि मैं इनमें फ़र्क आपको बता सकूँ। जैसे पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ रेडियो, यहाँ पर बना देता हूँ मैं चेकबॉक्स। ठीक है, ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये कैसे दिखेंगे। ठीक है, डेट, टाइम, ठीक है, कलर, और भी कई सारे यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है नंबर। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो HTML5 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसके पहले वो नहीं थे, जैसे डेट टाइम वगैरह है, नंबर है। इसके अलावा आप फाइल यूज़ कर सकते हो, इमेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सबको आप चला के देख सकते हो, आप भी बनाएंगे, चला के देखेंगे तो आपको इन सब में फ़र्क समझ में आएगा। रीसेट एंड सबमिट। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, एक बार इसको मैं रन करके आपको बताता हूँ। तो आप देखिए अलग अलग तरह के इनपुट एलिमेंट्स यहाँ पर बन चुके हैं और एक एक इनपुट एलिमेंट को हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला जो इनपुट एलिमेंट हमने बनाया था उसमें टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने रखी हुई थी टेक्स्ट, और इसका मतलब ये है कि इस पर जो कुछ भी टाइप करूँगा ये सिंगल लाइन टेक्स्ट होगा, वन लाइन में आप टेक्स्ट लिख सकते हो। विजिबल एरिया भले ही एक बॉक्स बना हुआ है, टेक्स्ट फील्ड बनी हुई है, लेकिन आप उसमें आगे भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट इन टेक्स्ट फील्ड, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो रहा है, यानी विजिबल एरिया भले ही एक फिक्स है, लेकिन आप उसमें एक लाइन में कितना भी डेटा इनपुट कर सकते हो, बस मल्टीपल लाइन डेटा इसमें इनपुट नहीं होगा। हालांकि आप CSS के द्वारा इस पर भी डेकोरेशन कर सकते हो, इसकी विड्थ को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है उसका कलर को भी चेंज कर सकते हो, ये सब CSS से हो सकता है। तो ये एक हो गया। दूसरा हमने बनाया था पासवर्ड, टाइप की वैल्यू लिखी थी पासवर्ड, तो जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो विजिबल नहीं होगा, उसकी जगह ये एस्ट्रिक सिंबल आ रहा है, तो इससे पासवर्ड यूज़र क्या एंटर कर रहा है वो दिखाई नहीं देगा। इसके बाद मैंने बनाई है रेडियो बटन, जिसपे आप कर सकते हो सिलेक्शन, ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स और रेडियो बटन में क्या फ़र्क है, रेडियो बटन पे आप दोबारा अगर क्लिक करोगे तो वो अनचेक नहीं होगा, जबकि चेकबॉक्स पे क्या होता है,
टॉगल कर सकते हैं हम लोग। एक बार चेक किया, दोबारा उस पर क्लिक किया तो अनचेक हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जब मल्टीपल सेलेक्शंस करने होते हैं तो हम चेकबॉक्स को यूज़ करते हैं, और जब हमें कुछ नंबर ऑफ आइटम्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है तो फिर हम रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो वहाँ पे हम रेडियो बटन यूज़ करेंगे, क्योंकि एक समय में यूज़र कोई दोनों तो चेक करेगा नहीं। लेकिन जैसे अगर हमें यूज़र से पूछना है कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, तो हम उसे 3-4 कोर्सेज की चॉइस दे रहे हैं, वो मान लीजिए 2 या 3 कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड है, तो वहाँ चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। इस तरीके से ये डेट पिकर है, जिसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कैलेंडर व्यू भी मिलेगा, जिससे कि डेट पिक करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहीं पे क्लिक करा तो ये डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा ये टाइम है, तो टाइम में यहाँ पर आप टाइम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 01 और उसके बाद फिर मैंने लिख दिया 35 मिनट्स। ओके, ये कलर पिकर है, जिससे कि आप कलर पिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमने क्या बनाया हुआ था, ये नंबर के लिए था, तो मैं अगर टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, यहीं पे सिर्फ नंबर ही टाइप हो सकता है। ओके, इसके अलावा आप देखिए मैंने फिर बनाया था फाइल टाइप की वैल्यू। अगर फाइल रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक चूज़ फाइल करके एक बटन आ जाएगी, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके ही कंप्यूटर के फोल्डर्स यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है आप अपने ब्राउज़ कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे और सेलेक्ट कर सकते हो। ये जनरली क्या कोई फाइल अपलोड करनी होती है तो उसके लिए होता है। फिर यहाँ पर इमेज का था, ये तो इमेज मैंने सेट नहीं करी इसलिए खाली दिखाई दे रहा है। रीसेट बटन क्या करता है, जैसे आपने अभी डेटा फिल करके रखा हुआ है ना, इस पर रीसेट क्या होगा, इसको शुरुआत वाली इनिशियल स्टेट में ले आएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बिल्कुल खाली हो गया है। सबमिट बटन से क्या होता है, ये फॉर्म सबमिट होता है। ठीक है, फॉर्म सबमिट होता है मतलब मैंने डेटा फिल कर दिया है, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। सबमिट दैट मीन्स ये डेटा अब जाएगा सर्वर पे और वहाँ पे जाके प्रोसेस होगा। ओके, तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि फॉर्म कैसे बनता है, लेकिन आप इसको एक यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे टैग्स लिख के बताएं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा डेटा सर्वर पे किस पेज पर जाएगा, यानी कोई पाइथन का पेज होगा, पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी होगी मैंने किसी पेज में, उसके पास ये डेटा जाना चाहिए, वहाँ पे ये प्रोसेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया या लॉगिन का पेज बनाया, तो जो भी डिटेल्स यूज़र ने फिल करी है, ये सबमिट करने पर, सबमिट बटन पे क्लिक करने पर ये डेटा पूरा का पूरा कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है, और सर्वर पे किसी खास पेज के पास जाता है जहाँ पर ये जो पाइथन का प्रोग्राम है वो इस डेटा को यूज़ करके वैलिडेट करेगा कि यूज़र नेम पासवर्ड सही लिखा है या नहीं लिखा है, या कुछ और काम करना है। रजिस्ट्रेशन का था तो जो डेटा यूज़र ने एंटर करा है उस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करना है, जो भी काम करना है वो पाइथन की स्क्रिप्ट से हम लोग सर्वर साइड पे कराना चाह रहे हैं। पर पाइथन की स्क्रिप्ट वो कौन सी वाली है जिस पर ये डेटा पहुंचना चाहिए, ये कैसे तय होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट कहाँ लिखा जाएगा, फॉर्म के अंदर एक्शन, फॉर्म टैग में हम लोग लिखते हैं एक्शन एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू के रूप में हम लिखते हैं कोई पाइथन फाइल some file.py। तो ये चीज़ क्या है, ये वो पाइथन फाइल है जिस पर ये डेटा जाएगा। तो ये फाइल पाइथन फाइल जो होगी ना, some file.py कुछ भी नाम होगा, ये फाइल होगी जिसका URL आपने एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में लिखा हुआ है। ये डेटा इस फाइल के पास पहुंचेगा और इस फाइल में जो प्रोग्राम हमने पाइथन में लिखा होगा वो इस डेटा को यूज़ करेगा। लेकिन इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि आपको नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। यस, अगर आप नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते हैं एक एक इनपुट एलिमेंट में, तो ये डेटा आपको सर्वर साइड पे पाइथन फाइल में अवेलेबल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर, अब देखो जब हम पाइथन का कोड करेंगे, जेंगो में पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको यूज़ करके देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ फॉर्म वाला पोर्शन देख रहे हैं। ये डेटा सबमिट होने के बाद पाइथन कैसे उसको यूज़ करेगा वो हम समझेंगे आगे के लेसन्स में। अभी फिलहाल सिर्फ फॉर्म डिज़ाइनिंग के बारे में सोच रहे हैं। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना नेम एट्रीब्यूट के ये डेटा वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, वहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जैसे मैंने लिख दी फर्स्ट नेम या सिंपली नेम, यूज़र नेम, कुछ भी हो सकता है नेम। मैं अभी कुछ में लिख रहा हूँ, सब में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि सब में ही लिखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अब ये पासवर्ड का है ना, तो इसमें मैंने नेम लिख दिया PWD या पासवर्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये नेम जैसे वेरिएबल्स के नाम होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सोच लीजिए कि ये नाम है और इससे एसोसिएटेड वैल्यू होगी जो यूज़र ने एंटर करी होगी। अच्छा, लेकिन जैसे रेडियो बटन है, रेडियो बटन के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। जैसे रेडियो बटन में
मुझे 2 रेडियो बटन बनानी है अगर मुझे जेंडर सेलेक्ट करवाना है। तो जैसे एक जेंडर मैंने सेलेक्ट करवाना है मेल, एक फीमेल, तो मैंने यहाँ पर क्या कर रहा, रेडियो बटन बनाई, पर एक रेडियो बटन नहीं बना रहा हूँ मैं, 2 रेडियो बटन्स बना रहा हूँ। आप देखिएगा 2 रेडियो बटन बना रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज करिए वैल्यू मेल और यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ फीमेल। ये वैल्यू क्या होता है, यानी इस एलिमेंट से एसोसिएटेड वैल्यू, क्योंकि इसमें यूज़र कुछ टाइप करके डेटा तो देगा नहीं, वो तो रेडियो बटन को सेलेक्ट करेगा बस। तो वैल्यू क्या जाएगी, तो वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू से पता चलेगा फीमेल। ठीक है, इस तरीके से मैंने वैल्यू सेट कर दी। अभी आप देखें पेज पर क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बटन्स आपको दिखाई दे रही हैं, 2 रेडियो बटन्स हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसके पहले लिख देता हूँ मेल या फीमेल, जिससे कि समझना आसान हो जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल और यहाँ पर लिख देता हूँ फीमेल। इससे पता चल जाएगा कि वो बटन किसकी है। ये देखिए मेल और फीमेल यहाँ पर लिखा हुआ है, पर अभी आप देखें मैं मेल पे क्लिक करता हूँ और फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो दोनों ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ये नहीं चाह रहा हूँ मैं, तो ऐसा ना हो कोई एक ही सेलेक्ट हो पाए, इसके लिए मुझे इन दोनों रेडियो बटन को एक सिंगल ग्रुप में बनाना पड़ेगा। मतलब एक सिंगल ग्रुप बना दो इन दोनों रेडियो बटन का। जब आप चाहते हैं, देखो आपने अभी 2 रेडियो बटन बनाई तो वो इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल उनका एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, दोनों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए और इनमें से कोई एक ही रेडियो बटन एक बार में सेलेक्ट हो पाए। जैसे अब कोई ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम आप बना रहे हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है वो रेडियो बटन से आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो रेडियो बटन में 4 रेडियो बटन्स हैं, उनका एक ग्रुप बनाओगे ताकि उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो पाए। फिर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उस दूसरे क्वेश्चन के फिर 4 ऑप्शन है, उन 4 का एक ग्रुप बनाओगे तो आप एक ही पेज पर अगर कई सारे क्वेश्चंस रख रहे हो, फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन रख रहे हो, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शंस का एक एक ग्रुप बनाने वाले हो आप। यानी 10 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप में 4 रेडियो बटन होंगे, तो एक ग्रुप पे जितनी रेडियो बटन है उसमें से एक ही सेलेक्ट हो सकती है। अब ये ग्रुप कैसे बनता है हम उसकी बात करते हैं ताकि एक ही सिलेक्शन हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि नेम एट्रीब्यूट रखें। नेम एट्रीब्यूट 2 वजह से ज़रूरी है। एक तो नेम एट्रीब्यूट से आप डेटा को पाइथन स्क्रिप्ट में एक्सेस कर पाओगे और दूसरा नेम एट्रीब्यूट जब इन दोनों का सेम रखोगे तभी एक ग्रुप माना जाएगा। जैसे मैंने नेम की वैल्यू रख दी जेंडर, ठीक है, जेंडर। आई गेस ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने दोनों के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम क्यों रखी है। ऐसा सिर्फ रेडियो पे होगा, मतलब आप चेक बॉक्स पे सोचो कि 2 का नेम सेम रख दें तो दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये ग्रुपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रेडियो बटन पे ही एप्लीकेबल है। तो अब आप देखेंगे मैं मेल को सेलेक्ट करता हूँ, फिर फीमेल को सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेल अनसेलेक्ट हो जाता है और इस तरीके से कोई एक ही मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये भी अब आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जो फॉर्म का एक और एट्रीब्यूट होता है मेथड, जिसकी पॉसिबल वैल्यू या तो होती है गेट या फिर पॉसिबल वैल्यू हो सकती है पोस्ट। 2 तरह की वैल्यूज हो सकती है। नोट्स जो मैं आपको साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें ये डिटेल में लिखा हुआ है, पर गेट और पोस्ट में अगर मैंने ये मेथड एट्रीब्यूट सपोज करो लिखा ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो गेट माना जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, गेट। और अगर लिखा है तो फिर जो लिखा है फिर वो माना जाएगा। अगर गेट लिखा है तो क्या होता है और पोस्ट लिखा है तो क्या होता है। जैसे अभी मैं गेट लिखता हूँ, गेट, ठीक है, और जो भी डेटा अभी सबमिट करूँगा मैं, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये यूआरएल ऊपर लिखा हुआ है ना, ओके। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि राहुल लिख लिया, कुछ पासवर्ड लिख लेता हूँ 1 2 3 और ऐसे पूरा फॉर्म मैं फिल कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे ऊपर यूआरएल पे नोटिस करिए जो मैंने फॉर्म में डेटा सबमिट किया था वो यूआरएल में अपेंड होकर दिखाई भी दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर वो जो एक्शन एट्रीब्यूट में फाइल का नाम लिखा था sumfile.py उसका जिक्र है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क सिंबल बना हुआ है और उसमें यूजर नेम वो है जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी थी, इक्वल टू जो यूजर ने टेक्स्ट टाइप किया था राहुल, एंड लगा है जिसका मतलब है अब दूसरे डेटा की बात हो रही है। दूसरा डेटा क्या है, पासवर्ड। उसके लिए मैंने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी थी pwd, तो वो नाम हो गया इस एलिमेंट का, और 1 2 3 जो पासवर्ड में एंटर। ये कितना दिक्कत वाली बात होगी अगर इस तरीके से डेटा मुझे यूआरएल में दिख जाएगा। अब पासवर्ड जैसा सेंसिटिव डेटा है तो ये यूआरएल में नहीं दिखना चाहिए, तो हम यूज करेंगे पोस्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं
कि आपके फॉर्म में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और जब फॉर्म सबमिट किया जाए तो वो यूआरएल में ना दिखाई दे, ताकि वो विजिबल ना हो, तो फिर आप गेट मेथड यूज़ ना करें, आप पोस्ट मेथड यूज़ करें। तो जो मेजर डिफरेंस है गेट और पोस्ट में वो आपको समझ में आ रहा है। अगर डेटा की सिक्योरिटी चाहते हैं तो पोस्ट यूज़ करिए। गेट तब हम यूज़ कर रहे हैं जब डेटा उतना सेंसिटिव नहीं है, थोड़ा सा डेटा भेजना है। आप गेट की मदद से बहुत ज़्यादा डेटा नहीं सेंड कर सकते, क्योंकि जो यूआरएल की लेंथ होती है वो 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होती है। तो अगर आप बहुत सारा डेटा भेजना चाहते हैं, वो यूआरएल में अपेंड होगा, तो उसकी लेंथ अगर 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा होगी तो डेटा पूरा जा नहीं पाएगा सर्वर पे। तो फिर ऐसे केस में हम पोस्ट यूज़ करना चाहते हैं, और ख़ासतौर पे कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी का डेटा ही आप सेंड कर सकते हो गेट मेथड के थ्रू। पोस्ट में वो लिमिट नहीं होती, इसलिए जैसे आपको फाइल अपलोड करनी है या कुछ भी ऐसा वीडियो अपलोड करना है, तो ऐसे में थोड़ा साइज़ आपको ज़्यादा चाहिए होता है डेटा ट्रांसमिशन में, तो वहाँ पर आप पोस्ट का यूज़ करते हैं। सेंसिटिव डेटा है जैसा मैंने कहा, तो आप पोस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्ट अगर आप लिख दोगे तो डेटा यूआरएल में अपेंड होकर नहीं जाएगा, बल्कि हिडन तरीके से जाएगा। और अगर आप पोस्ट को यूज़ करते हैं तो आप फिर बुक मार्क के लिए भी इसको पेज को यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको गेट और पोस्ट में फ़र्क समझ में आया होगा। बाकी मैंने पॉइंट वाइज ये फ़र्क नोट्स में लिखे हुए हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेम एट्रीब्यूट का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आया होगा, और रेडियो बटन को ग्रुप करना भी समझ में आया होगा। इसके अलावा भी फॉर्म में कई तरह के एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं, जैसे मैं एक और एलिमेंट लिख के बता रहा हूँ। सपोज करो ये चेकबॉक्स के नीचे मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट लिख रहा हूँ, सेलेक्ट। सेलेक्ट टैग है और सेलेक्ट टैग क्लोज है। ये क्या करता है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया ऑप्शन टैग स्टार्ट, ऑप्शन टैग क्लोज, ठीक है। और ऐसे मैं कई सारे ऑप्शन बना लेता हूँ। अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक, ऐसा मैंने बना लिया। तो अब ये पेज पर कैसे दिखाई देगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको अगर दिखाई दे रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से, ठीक है। आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का इनपुट एलिमेंट होता है, और इसको भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं पाइथन से, तो आप इसका भी नेम एट्रीब्यूट रखिए। जैसे मैंने रख लिया मंथ। इसी तरीके से एक और एलिमेंट होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया क्लोज, ठीक है। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, मल्टीपल लाइंस इनपुट के लिए होता है। यानी आपको जैसे इनपुट टैग में टाइप की वैल्यू जब टेक्स्ट लिखी थी, तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख पा रहे थे, लेकिन आप चाहते हैं कि मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिख पाएँ, तो फिर टेक्स्ट एरिया आप यूज़ करते हो। और ऑब्वियसली अगर इस डेटा को भी आप यूज़ करना चाहते हो अपने पाइथन फाइल में, तो आप नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू रख लो, DESC कुछ भी नाम रख लिया आपने। अब मैं इसको लिखता हूँ, तो ये देखिए आप यहाँ पर मल्टीपल लाइंस टाइप कर पाएंगे, और अगर ज़्यादा लाइंस होंगी तो ये वर्टिकली स्क्रॉल हो जाएगा। आप चाहते हो तो इसको ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ अपने हिसाब से सेट करें, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ेंगे रोज़। तो रोज़ की वैल्यू मैंने रख दी, सपोज करिए मुझे 10 रोज़ चाहिए, 10 रोज़, और COLS यानी कॉलम मुझे चाहिए 20, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा ना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल लाइंस में टाइप कर सकता हूँ, ओके। तो टेक्स्ट एरिया कई बार डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स होती हैं, जैसे डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर मोटिव, कुछ भी इस तरह का रहता है, तो आप यूज़ करते हो टेक्स्ट एरिया। अच्छा, ये जो सेलेक्ट टैग है ना, इसमें अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल सिलेक्शन हो सकें, तो वो भी पॉसिबल है अगर आप यहाँ पर मल्टीपल एट्रीब्यूट लिख देते हो। दैट्स इट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीपल इटसेल्फ अ वैल्यू। और इससे क्या हुआ, अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट कर रहा था, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी विजिबल है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी विजिबल है, और इसमें आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करिए, उसके बाद आप सेलेक्ट करिए, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने फॉर्म टैग को देखा और फॉर्म टैग के कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट एलिमेंट्स को देख लिया है। इस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आप लोगों को करना ये चाहिए कि आप कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स करो। कैसा असाइनमेंट? आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने की कोशिश करो, एक लॉगिन फॉर्म बनाने की कोशिश करो, वैसे ही लुक एंड फील देने की कोशिश करो, तो आपको भी समझ में आएगा फॉर्म डिज़ाइनिंग किस तरीके से होती है। आप किसी भी वेबसाइट पे देखिए, वहाँ पे किस तरह का फॉर्म दिख रहा है, आप वैसा बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पर डेकोरेशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि डेकोरेशन हम CSS में कवर करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्म बनाने के लिए आप कोशिश करें। कुछ डाउट आएगा तो आप डिस्कशन फोरम में ज़रूर डालिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।